Hello everyone, welcome to all of you again on this channel. As you know, NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें क्लास 12th का जो बायोलॉजी है वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हमने इसका पहला लेक्चर कंप्लीट किया है, जहां पर हम लोगों ने लाइन बाय लाइन सारी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेक श्योर करो आप अपनी एनसीईआरटी को लेकर के बैठेंगे। जो भी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, कुछ आपके एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे जो आपको ऐसी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और जो हाईलाइट करने के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजों को यही इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पूरे लेक्चर को देखिए। और अगर इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा, प्ले लिस्ट बना हुआ है सेपरेटली, आप वहां पर जाओ, क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करके वहां पर जाकर के आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। तो लेक्चर 2 हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, वहां पर आपका अपना टॉपिक सबसे पहले होगा द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम लोग ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, और एम्ब्यूसेक। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें कंप्लीट करी हैं, थोड़ा सा मैं उसको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये आपका चैप्टर है जिसको हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओवरव्यू जाना है। फ्लावर के बारे में हम लोगों ने जाना कि कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, ये सारी चीजों के अलावा आप लोगों ने फिर स्टार्ट किया प्री फर्टिलाइजेशन को। प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने जाना था कि वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट होते हैं, जहां पर आप लोगों ने एंडोशियम, उसको डिटेल में जाना है। एंडोशियम का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पॉलिन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गेमेटोफाइट, ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो। यहाँ पर आप लोगों ने बाकी पॉलिन एलर्जी है या फिर आपका जो पॉलिन न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये अपना टॉपिक होगा द पिस्टिल, जो कि यूनिट होती है किसकी, गायनोशियम की। और गायनोशियम को हम लोग जानते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा आपको मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग एम्ब्रियोसेक का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को इस पैराग्राफ के साथ में। द गायनोशियम, गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रेजेंट एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर मानते हैं। द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, हो सकता है आपको यहाँ पर सिंगल पिस्टल वाले प्लांट्स देखने को मिले। सिंगल पिस्टल अगर किसी फ्लावर के अंदर देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो मींस होता है सिंगल, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, और हो सकता है एक से ज्यादा भी पिस्टल देखने को मिले। पिस्टल जो है वो यूनिट होता है गायनोशियम का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी के नाम से जानते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स मे बी फ्यूज्ड, अगर एक से ज्यादा आपको पिस्टल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको दो फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। या तो ये फ्यूज्ड फॉर्म में होगा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस, और हो सकता है ये फ्री फॉर्म में हो, तब इसको किस नाम से जानेंगे, एपोकार्पस के नाम से जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो गायनोशियम है, गायनोशियम का आपको जो यूनिट देखने को मिलता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिस्टल के नाम से जानते हैं। और ये जो पिस्टल होता है, ये आपको दो फॉर्म में देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये मोनोकार्पेलरी हो, और हो सकता है कैसा हो, ये बहुत सारे हमें देखने को मिले, तो कैसा होगा, ये मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है। अब ये कह रहे हैं अगर मल्टी कार्पेलरी हुआ, तो यहाँ पर आपको फिर से दो फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी दो फॉर्म्स होंगी, या तो ये फ्री फॉर्म में होगा, या फिर कैसा होगा, ये फ्यूज्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। अगर ये फ्री फॉर्म में हुआ, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एपोकार्पस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपोकार्पस। और अगर ये फ्यूज्ड फॉर्म में हुआ, तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, सिनकार्पस के नाम से जानेंगे। यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे देखें, इसके अलावा और आपको क्या चीज देखने को मिलती है एक गायनोशियम के स्ट्रक्चर के अंदर। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, हर एक पिस्टल के तीन पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से पार्ट होंगे, एक तो होगा स्टिग्मा, और एक होगा स्टाइल, और तीसरा चीज होती है ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। आगे देखेंगे, स्टिग्मा की अगर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है भाई, पॉलिन ग्रेन्स के लिए। जितने भी पॉलिन ग्रेन्स किसी इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी पॉलिनेटर के थ्रू जब किसी फ्लावर के ऊपर आते हैं, तो कहां पर वो पॉलिन छोड़ेगा, तो स्टिग्मा के ऊपर आकर के कोई भी पॉलिनेटर पॉलिन ग्रेन्स को झाड़ता है। आगे देखेंगे, द स्टाइल इज द इलोंगेटेड। स्टाइल की अगर हम लोग बात करें, ये आपको इलोंगेटेड पोर्शन देखने को मिलेगा, जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बेनीथ द स्टिग्मा, जो कि स्टिग्मा के नीचे होगा। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल, नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट हमें देखने को मिलेगा, उसको हम लोग ओवेरी के नाम से जानते हैं। इनसाइड द ओवेरी, अगर आप ओवेरी के अंदर स्ट्रक्चर देखोगे, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ओवेरी की कैविटी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, लोक्यूल के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा द प्लासेंटा, आपको जो ओवेरी के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक आपको कशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लासेंटा के नाम से जानते हैं, लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर आपको प्लासेंटा देखने को मिलता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11। देखो प्लासेंटा की हम बात कर रहे हैं, प्लासेंटेशन के बारे में क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी वाला जब चैप्टर आप लोग पढ़ते हो वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो प्लासेंटेशन के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, जो कि आपके सामने ये सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, ए आपको बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। किसका है? हिबिस्कस। शोइंग पिस्टिल, यहाँ पर आपको एक पिस्टल देखने को मिल रहा है, ये कंप्लीटली आपको पिस्टल देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर है पिस्टल का है। पिस्टल का मतलब है एक यूनिट है। किस चीज की यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग? गायनोशियम के यूनिट की बात कर रहे हैं। अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, बाकी के जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो यहाँ से रिमूव किए जा चुके हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा ये वाला, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये स्टिग्मा है। नीचे आपको सिलेंड्रिकल पार्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग स्टाइल बोल रहे हैं। और बाकी का जो नीचे की तरफ सबसे नीचे की पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग ओवेरी के नाम से जानते हैं। बाकी ये ओवेरी जो होती है वो सिचुएटेड होती है किसके ऊपर? ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये इस तरीके से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। और थैलेमस के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे देखेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बी वाला जो आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मल्टी कार्पल का मतलब होता है बहुत सारे आपको यहाँ पर पिस्टल देखने को मिलेंगे। तो अगर कई सारे पिस्टल देखने को मिल रहे हैं तब हम लोगों ने मल्टी कार्पलरी बोला था। ये आपके पास में स्ट्रक्चर जो दे रखा है ये सिन कार्पस का एग्जांपल है। सिन कार्पस का मतलब है ये आपके पास में जितने भी आपके मल्टी कार्पलरी फॉर्म है ये सारे के सारे फ्यूज्ड फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप सी वाला ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ वाला, ये वाला तीसरा वाला, यहाँ पर लिखा हुआ मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? ये एपोकार्पस की फॉर्म में है। मतलब ये फ्री फॉर्म्ड सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको देखने को मिल रहा है किसका एग्जांपल है? मिशेलिया का। A diagrammatically view of a typical anatropous ovule, very very important। बहुत बार अगर आप देखोगे, आपका स्ट्रक्चर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लेबलिंग देने के लिए बहुत बार पूछा गया है। सीधा सीधा ये पूरा डायग्राम दे दिया जाता है, ए बी सी डी ऐसे करके पूछेगा और बताओ भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इस तरीके के हिसाब से लेबलिंग कराएगा। या फिर अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आपसे ओव्यूल का पूछता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं भाई। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा और द मेगास्पोरेंजिया। प्लासेंटा से जो होगा वो क्या बनेगा? मेगास्पोरेंजिया बनेगा। कॉमनली इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओव्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, जो मैं गायनोशियम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा सीधा सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल, और ये जो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है ये कहलाएगा स्टिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा है स्टिग्मा, ये क्या है हमारा? स्टिग्मा। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल, ये स्टाइल हो गया हमारा। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे ओवेरी। अब ध्यान रखना है यहाँ पर आप क्या चीज आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको कशन लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो पार्ट है ये है हमारा प्लासेंटा। ये क्या चीज है? प्लासेंटा। और प्लासेंटा के ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये कहलाता है ओव्यूल, ठीक है। ऐसे करके आपको कंप्लीटली एक गायनोशियम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर ये जो कैविटी है इसको हम लोगों ने बोल दिया था लोक्यूल है, ये लोक्यूल है। और जो स्ट्रक्चर ये वाला आपको देखने को मिल रहा है ये है ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल करके डेवलप होकर के सीड बनाता है, ठीक है। फिर ये आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक है। ये प्लासेंटा का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे देखना है, ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी वन। हो सकता है ओव्यूल एक ही प्रेजेंट ओवेरी के अंदर। और ऐसे एग्जांपल कौन कौन से हैं जहां पर एक ओव्यूल हमें देखने को मिलता है, मींस एक सीड देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे व्हीट, पैडी एंड मैंगो, ठीक है। तो कैसे करके याद रख सकते हो? PMW, PMW, ठीक है। PMW से आप लोग याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको ओव्यूल बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पपाया, आपने पपीता खाया होगा, उसमें बहुत सारे बीज देखने को मिलते हैं। वाटरमेलन में बहुत सारे बीज हमें देखने को मिलते हैं। ऑर्किड में हमें बहुत सारे बीज देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है? यहाँ पर आपको ओव्यूल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इस वजह से यहाँ पर सीड ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला जो अपना टॉपिक होने वाला है जिसको हम लोग जानते हैं मेगा स्पोरेंजियम के नाम से। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल जो होगा एंजियोस्पर्म का वो कैसा हमें देखने को मिलता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा। किसके साथ में अटैच्ड रहता है? प्लासेंटा के साथ में। प्लासेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। फ्यूनिकल, आपने जो स्ट्रक्चर अभी ओव्यूल का देखा था वहां पर आपने ऊपर वाला जो पोर्शन देखा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, फ्यूनिकल है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास में किसका है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखना इसको और आगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जहां पर ये फ्यूनिकल अटैच होता है उस रीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन, और इसीलिए हाइलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एक जंक्शन की फॉर्म में। एक जंक्शन है किसके बीच का, बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन होगा उसको हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। हर एक जितने भी ओव्यूल्स होते हैं उसके बाहर की तरफ आपको एनवेलप देखने को मिलेगा, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इंटेगुमेंट्स के नाम से जानते हैं। बाहर की तरफ होगा आउटर और अंदर की तरफ होगा इनर इंटेगुमेंट्स। तो आप देख सकते हो इंटेगुमेंट्स इन सर्किल द न्यूसेलस। न्यूसेलस को आपने देखा होगा, इसको सर्कल किए हुए होते हैं एक्सेप्ट एट द टिप। ये टिप पर प्रेजेंट नहीं होते। वेयर अ स्मॉल ओपनिंग, यहाँ पर आपको एक छोटी सी ओपनिंग देखने को मिलती है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। आपको न्यूसेलस बीच में एक सेल देखने को मिलेगी, उसके चारों तरफ आपको जो सेट देखने को मिलेगा उसको हम लोग इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। अब ये जो आपको कवरिंग देखने को मिलेगी ये ऊपर की तरफ टिप की तरफ छोड़े हुए रहते हैं, बीच में स्पेस हमें देखने को मिलता है। इसी बीच के स्पेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। तो आप स्ट्रक्चर को देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइक्रोपाइल। और यहाँ पर आप देख पाते होंगे ये जो बाहर वाला इसको हम लोग कह रहे हैं आउटर इंटेगुमेंट, और जो अंदर वाला इसको हम लोग कह रहे हैं इनर इंटेगुमेंट। बहुत ध्यान से पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। आगे देखेंगे अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर आपने माइक्रोपाइल देखा उसके अपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेगा चलाजा। तो आपने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा हुआ है उसके पास में आपको दो एंड देखने को मिलते हैं। एक एंड को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर आपको माइक्रोपाइल देखने को मिलता है। उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजल एंड, जहां पर चलाजा प्रेजेंट होता है। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। चलाजल जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है किसको, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, चलाजल पोल। और जो ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइलर पोल कहलाएगा और ये चलाजल पोल कहलाएगा। ठीक है, तो चलाजल पोल जो है वो बेसल पार्ट में और माइक्रोपाइल अबव द साइड हमें देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगी। आगे देखिएगा क्या चीज हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जहां पर आप लोग देखेंगे एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स। आपको इंटेगुमेंट्स के अंदर सेल का मास देखने को मिलेगा, मींस बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हमें देखने को मिलेंगे, जिसको किस नाम से जानते हैं, न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, न्यूसेलस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बनता है, एक जो हमारा ओव्यूल होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ केसेस में सिंगल ही एम्ब्रियो सैक हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ होगा यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट किया है जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें आपको ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेंगी। पूरे पैराग्राफ में आपको इस चीज को डिफाइन किया गया है। अब हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग बात करोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, मेगा मीन्स होता है आपको जो देखने को मिल रहा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स है बिग या फिर लार्ज। स्पोरोमीन्स क्या होगा, स्पोर। स्पोरोमीन क्या होता है, स्पोर। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। अब आपको जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको लार्ज स्पोर का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। लार्ज स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है उससे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रोसेस को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब जो ओव्यूल्स होता है वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाता है, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएमसी के नाम से जानते हैं। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, कहां पर बनाएगा, माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर ये इसको फॉर्मेशन करता है। आगे देखना, ध्यान से समझना, इस कंप्लीटली स्ट्रक्चर को हम लोग अभी आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को देख लीजिए ताकि आप इजीली चीजों को समझ पाए। ध्यान से देखना, ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस का जो आपके माइक्रोपाइलर पोर्शन होता है वहां पर आपको जो न्यूसेलस देखने को मिलता है उसके अंदर जो आपको कंप्लीटली डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, आपको मेगा स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। और मेगा स्पोर मदर सेल जो होगी वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बना देती है, मेगा स्पोर बना लेती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। आगे देखना,
इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है भाई, डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। द एमएमसी, जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानेंगे, अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाई, मियोटिक होगा, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? कह रहा है मियोसिस में जाने का क्या फायदा, क्या महत्व है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मियोसिस डिवीजन करना है। मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये जो मेगास्पोर मदर सेल है मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमीट बनाती है, इसलिए हमें मियोसिस का डिवीजन करना होगा। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन 4 मेगास्पोर। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो आप मेगास्पोर मदर सेल देखेंगे कन्वर्ट कर देगी, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। अब आगे देखना, फीमेल गैमेटोफाइट की हम लोग बात करें। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल। आपके जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं इनमें से एक जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल होगा, बाकी को जो 3 बचे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, while the other 3 degenerate. Only the functional megaspores develop into a female gametophyte. कह रहा है जो सिर्फ एक फंक्शनल है वही आगे डिफरेंशिएट होगा और आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। आगे देखेंगे, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मोनोस्पोरिक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाई, कह रहा है एक एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन हो रहा है एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो हो रहा है, एक मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग मोनोस्पोरिक के नाम से जानते हैं। व्हाट विल बी द प्लाइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेलस एमएमसी एंड द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लाइडी पूछ रहा है तो ध्यान रखना। अगर आप न्यू सेलस की बात करो तो इसकी जो प्लाइडी होती है वो 2n होती है। अगर आप एमएमसी की बात करोगे, एमएमसी की जो प्लाइडी होती है 2n होती है, मतलब ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड की फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आगे कह रहा है फंक्शनल मेगास्पोर, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो जब मेगास्पोर बना मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है तो ये कैसे फॉर्म आ जाएगा? हैप्लॉइड फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो गया। अब आगे देखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है तो जितने भी गैमीट्स बनते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड की फॉर्म में होंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये डिप्लॉयड फॉर्म में हो गया, ये डिप्लॉयड फॉर्म हो गया, और ये दोनों किस फॉर्म में हो जाएंगे? हैप्लॉइड की फॉर्म में हो जाएंगे, बिकॉज हियर मियोसिस डिवीजन हैव बीन कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हमारे पास में डिप्लॉयड से हैप्लॉइड का कन्वर्जन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखेंगे, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर के चलूंगा किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस हुआ है। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically. आपने देखा जो functional megaspore होगा वो mitotically पहले डिवीजन होता है उसके अंदर to form two nuclei which move to the opposite poles. और ये जो दो न्यूक्लियस बने ये अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। जब ये दो न्यूक्लियाई बनेंगे तब ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, और अपोजिट पोल पर पहुंचने के बाद में क्या बनाएंगे? टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में क्या होगा? टू मोर सीक्वेंशनली माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। अब दो और सीक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन होंगे, और उसके बाद में रिजल्ट क्या बनेगा? पहले 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी और उसके बाद में लास्टली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो लास्ट आपके पास में जो स्टेज देखने को मिलेगी वहां पर कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे? 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear. ये जो आपको डिवीजन देखने को मिलेगा फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। That is न्यूक्लियर डिवीजन are not followed immediately. सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हमें तुरंत ही देखने को नहीं मिलता। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब 8 न्यूक्लियस किसी सेल के अंदर बन जाते हैं, सेल वॉल्स आर लेड डाउन। सेल वॉल अब यहाँ पर हमें बनना स्टार्ट होती है द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। और इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो हमें होगा जहां पर आपको 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिलेगी। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब आप ऑब्जर्व करो एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls. कह रहा है जो 6 न्यूक्लियस होंगे, 8 में से जो 6 न्यूक्लियस हैं वहां पर 6 न्यूक्लियस की चारों तरफ आपको सेल वॉल का फॉर्मेशन होते हुए देखेगा। ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, ये जो 6 न्यूक्लियस होंगे इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल का रूप ले लेते हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, बाकी के जो 2 न्यूक्लियस बचे हैं उनका क्या होगा भाई? इनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। सिचुएटेड हो जाते हैं कहां पर? बिलो द एग एपरेटस। ये एग एपरेटस के नीचे हमें देखने को मिलेंगे इन द लार्ज सेंट्रल सेल, जो कि आपको सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीट आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू भी सारी चीजें समझाऊंगा। आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रियो सैक में कह रहा है कि जो हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ने 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया। मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया? एक मेगास्पोर मदर सेल जो थी, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 आपके पास में क्या बने? मेगास्पोर बने।
4 मेगास्पोर बन जाते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 जो हैं वो कैसे हो गए? डीजेनरेट, और एक कैसा है? फंक्शनल है। ये जो एक फंक्शनल है ये करेगा कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन करेगा। और माइटोसिस डिवीजन के बाद में 2 से 4, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन करता है। 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में। और जब एक सेल के अंदर आपको 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आपको 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, अभी तक सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फाइनली आप लोग देखोगे लास्टली क्या होगा कि जो 8 में से 6 न्यूक्लियस हैं उनके चारों तरफ आपको सेल वॉल का फॉर्मेशन होते हुए दिख जाएगा। लेकिन बाकी के जो आपके 2 बचे, ये आपको जो 2 न्यूक्लियस होंगे ये मिडिल में हमें देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीटली मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। आगे देखेंगे, जरा ध्यान से समझना, लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ जो है ये क्या कह रहा है। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. Three cells are grouped together. यहाँ पर आपको जो 3 सेल्स देखने को मिलेंगी वो एक साथ एक ग्रुप बना करके रहते हैं। कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड पर। और ऐसा ग्रुप जो माइक्रोपाइलर एंड पर होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एग एपैरेटस के नाम से जानते हैं। द एग एपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ, अब एग एपैरेटस के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? तो आप कहोगे कि यहाँ पर 2 सेल्स जो होती हैं वो सिनर्जिड्स कहलाती हैं, और एक सेल जो होगी वो एग सेल होती है। तो 2 और 3 सेल्स जो मिल करके एक ग्रुप बनाए हुए उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एग एपैरेटस के नाम से जानते हैं। द सिनर्जिड्स दे हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग। सिनर्जिड के पास में आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ थिकनेस देखने को मिलेगी एट द माइक्रोपाइलर टिप, जो माइक्रोपाइलर टिप पर होती है, और इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? फिलीफॉर्म एपैरेटस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई इस फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम क्या? ये गाइड करने का काम करता है। किसको गाइड कर रहा है? पॉलिन ट्यूब को गाइड कर रहा है कि भाई सिनर्जिड के अंदर आपको एंट्री लेना है, और पॉलिन ट्यूब के अंदर बैठे हुए होंगे कौन? पॉलिन ग्रेन, जिससे कि सिनर्जिड के अंदर उन पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाएगा। 3 सेल्स आर एट द चलाजल पेल। अब आपको देखने को मिलेगा जो 3 सेल्स होती हैं वो चलाजल एंड पर भी हमें देखने को मिलती हैं, और जो चलाजल एंड पर आपको देखने को मिलेंगे उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं। तो जो आपको माइक्रोपाइलर एंड पर देखने को मिल रहा है वो क्या है? एग एपैरेटस। और जो आपको चलाजल पोल पर देखने को मिल रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एंटीपोडल्स के नाम से जान देंगे। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर, कह रहा जो बीच में आपको एक बड़ी सी सेल देखने को मिलेगी, जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, वहां पर आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियोसैक, आपको जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक देखने को मिलता है। मैच्योरिटी के केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है। जो आपको मैच्योर एम्ब्रियोसैक देखने को मिलेगा वहां पर आपको कितनी सेल्स देखने को मिल रहे हैं? 3 सेल ये हो गए, 3 सेल ये हो गए, और एक आपको ये लार्ज सेल देखने को मिल रहा है। टोटल हमारे पास में 7 सेल्स होती हैं। अब अगर आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस कितने हैं, तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3, 4, 5, 6 और 2 हमारे पास में बीच में ये देखने को मिल रहे हैं। टोटल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें देखने को मिलेगी। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इन अ मैच्योर एम्ब्रियोसैक हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक की कहानी पूरी, एम्ब्रियोसैक का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हम लोगों ने करी है। अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन शो करता हूं, किस तरीके से आपने ये मेगास्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस करी है, कैसे एक एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ध्यान से समझना भाई। देखो भाई, माइक्रोपाइलर एंड आपको ये देखने को मिल रहा है। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पर आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती है, इनमें से कोई एक सेल होगी जो आगे बढ़कर इस स्टेप को लेती है और एक मेगा स्पोर मदर सेल का रोल प्ले करती है। मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे थे? एमएमसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये मेगा स्पोर मदर सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करेगी, और यहाँ पर पहले जो मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा ये क्या होगा? माइटोटिकली डिवीजन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आपको न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। ये मेगा स्पोर मदर सेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये किस तरीके से आगे फंक्शन करेगा। ये एक मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो म्यूटिक डिवीजन करता है, और म्यूटिक डिवीजन के थ्रू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 4 मेगा स्पोर बनाएगा। कैसे बनाएगा ध्यान से समझना। यहाँ पर आप देख पाते हो ये न्यूसेलस है, यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर डायड। यहाँ पर आप देखेंगे ये माइक्रोपाइलर एंड है, और यहाँ पर आपको मेगा स्पोर टेट्राड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 से 2 पहले 2 सेल्स बने, फिर हमारे पास में टोटल 4 सेल्स मेगा स्पोर टेट्राड हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो टेट्राड है, टेट्राड का मतलब है 4 मेगा स्पोर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 4 में से 3 कैसे हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे, और एक जो बचेगा वो कैसा होगा? फंक्शनल हमें देखने को मिलेगा। अब ध्यान से समझना आगे और क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो फंक्शनल था उसी एक फंक्शनल मेगास्पोर से, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली फिर माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 1 से 2 यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, 2 से 4 न्यूक्लियस बने, 4 से 8 न्यूक्लियस बने, इस तरीके से कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है।
अब जब यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली डिवीजन देखने को मिला, 8 सेल बने, यहाँ पर अभी तक सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिस्टम होगा कि जो हमारे पास में सेल वॉल का फॉर्मेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ऊपर की तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर आपको 3 सेल्स देखने को मिलेंगी, एक न्यूक्लियस ये आ गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया और एक न्यूक्लियस ये हो गया। 3 सेल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी। इन 3 सेल्स में 2 सेल्स ऐसी होंगी जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स बोलेंगे, और एक सेल जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग सेल बोलते हैं। बाकी जब आप देखोगे दूसरे वाला साइड जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हमारा कौन सा वाला होगा, चलाजल पोल होगा। चलाजल पोल पर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको 3 सेल्स देखने को मिलेंगे, और ये जो 3 सेल्स होते हैं इनको हम लोग एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखना, आगे देखेंगे ये जो दो बाकी के जो दो हमारे पास में न्यूक्लियाई बचे, इन दो न्यूक्लियाई को हम लोग किस नाम से जानेंगे, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे, और जो कि सेंट्रल सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जब आप इसके एक कंप्लीटली मैच्योरिटी फॉर्म को देखोगे तब आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलाजल पोल पर आपको 3 सेल्स देखने को मिलती हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं, और माइक्रोपाइलर पोल पर आपको 3 सेल्स देखने को मिलेंगी जिनमें से 2 कैसी होंगी, सिनर्जिड्स होंगी, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो आपके सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, थिकनिंग देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा अभी कि ये क्या करेगा, गाइड करता है किसको, पॉलिन ट्यूब को। तो पॉलिन ट्यूब यहाँ से आएगा और इस तरीके से इसके अंदर एंटर कर जाता है। पॉलिन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से पॉलिन ट्यूब, 2 पॉलिन ट्यूब प्रेजेंट होंगे, इनमें से एक जो होगा वो एग सेल के साथ में फ्यूज्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो एक तो यहाँ पर सिनगैमी कर जाएगा, और जो दूसरा वाला होगा हमारा, ये इसके साथ में यहाँ पर आएगा पॉलिन ग्रेन, और इसके साथ में ट्रिपल फ्यूजन करता है। इस तरीके से आपको डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी हमारे पास में मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना है आपको, जहां पर चलाजल पोल है वहां पर एंटीपोडल्स है, जहां पर माइक्रोपाइलर पोल है वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिनर्जिड्स देखने को मिल रहा है। तो एक चीज ध्यान रख लो, पैदल चला जा, एंटीपोडल्स चलाजल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, पैदल चला जा, जहां पर एंटीपोडल है वहां पर चलाजल है। इस तरीके से आप लोग इजिली फॉर्म में याद रख सकते हो भाई। आगे देखेंगे भाई, अगला हमारे पास में जो टॉपिक होगा जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अगला अपना टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, कौन कौन है जो पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें हम लोग अब जानने वाले हैं। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होगी जहां पर किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए नए जब ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना होता है वो पॉलिनेशन करवाता है। और पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, कैसे करके होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग जानेंगे। In the preceding section, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac। ठीक है, जो हमारा मेल और फीमेल गैमीट है, जैसे कि जो मेल गैमीट है वो पॉलिन ग्रेन है, फीमेल जो हमारे पास में देखने को मिला वो एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने को मिला था रिस्पेक्टिवली। एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, और दोनों ही कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली यही है कि यहाँ पर जो आपको गैमीट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो पॉलिन ग्रेन हो या फिर वो एम्ब्रियो सैक हो, दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म में होते हैं। इनके पास में ना तो फ्लैजेला होता है, ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दे हैव टू बी बाउंड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव्ड, कह रहा है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड होंगे तभी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की पॉसिबल होगी। तो ये कैसे करके पॉसिबल होगा, क्योंकि ये दोनों तो चल नहीं पाते, इनके पास में तो मोटिलिटी के कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, नॉन मोटाइल फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आगे देखेंगे, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एक और मीडिएटर प्रोसेस होती है उसी का नाम है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। अब इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से लाइन को करना है आपको हाईलाइट। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इज शेयर्ड फ्रॉम द एंथर, एंथर के पास में जो आपको देखने को मिलेगा, द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन from anther to stigma is called pollination। आगे देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग array of adaptation to achieve pollination। बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस आपकी पॉलिनेशन के लिए ये शानदार प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू ये अपनी नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ये एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि ये पॉलिनेशन की प्रोसेस करा पाए। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स, क्या आप एक लिस्ट बना सकते हो वो कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो आपको पॉलिनेटर की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट आपका हो सकता है, या फिर आपके बर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हनी बी वगैरह देखने को मिल सकता है, बहुत सारे हनी बी, सबसे ज्यादा जो मेजर होता है वो हनी बी ही है जो आपको पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले करते हुए देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहा है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन।
पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आपको जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप का देखने को मिलेगा। कौन कौन से 3 टाइप हैं, जरा ध्यान से देखेंगे इस 3 टाइप के पॉलिनेशन को, समझिएगा। पॉलिनेशन में सबसे पहला टाइप आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर अगर आपको पॉलिनेशन होते हुए देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा का जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफरिंग हो रहा है उसी को हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे। इन अ नॉर्मल फ्लावर व्हिच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। अगर कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिले कि कोई एक फ्लावर है जिसका एक्सपोज फॉर्म में एंथर और स्टिग्मा है, वहां पर आपको ऑटोगेमी बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगी। ऑटोगेमी इज सच फ्लावर रिक्वायर्स सिनक्रोमी इन पॉलिन रिलीज। यहाँ पर आपको सिनक्रोनी देखने को मिलेगी, पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऑटोगेमी कराना है तो वो सिंक्रोनस फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। The anthers and the stigma should lie close to each other. एंथर और स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा पास पास भी होंगे, तभी आपको ऑटोगेमी की प्रोसेस देखने को मिलेगी। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या? एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट है और एक ही फ्लावर के अंदर एंथर प्रेजेंट है, दोनों का पॉलिन से स्टिग्मा पर लैंड करना, दोनों का एक दूसरे से फ्यूजन होना विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी में हमने देखा कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, दोनों पास पास में होंगे, चाहे वो स्टिग्मा हो चाहे वो आपका एंथर हो, दोनों पास पास में होने की वजह से यहाँ पर ऑटोगेमी इजीली हो जाती है। सम प्लांट्स सच एज, आपको एग्जांपल दे रखे हैं वायोला जिसको हम लोग कॉमन पेंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिस हो गया और कॉमेलिना, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ये आपको 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं? ये आपका एग्जांपल जाएगा चैस्मोगेमस और एक एग्जांपल जाएगा आपका क्लिस्टोगेमस। आपके एग्जांपल दे रखे हैं वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। यहाँ पर आपको 2 टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, चैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। अब चैस्मोगेमस क्या होता है? ऐसे फ्लावर जो कि सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर। अगर आपको एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा देखने को मिलेगा उसको हम लोग चैस्मोगेमस कहते हैं। अगर आप क्लिस्टोगेमस की बात करोगे, ऐसे फ्लावर व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कभी भी ओपन नहीं होते, उसको हम लोग क्लिस्टोगेमस कहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर चैस्मोगेमस की बात करेगा, ओपन फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, उसका एंथर भी ओपन फॉर्म में, उसका स्टिग्मा भी ओपन फॉर्म में, तो उसके पास में पॉसिबिलिटी है भाई कि कोई भी दूसरा पॉलिनेटर किसी दूसरे पॉलिन ग्रेन को ला करके इसके स्टिग्मा पर लैंड करा सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो मतलब यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर आपको मेजरली 2 पार्ट में हमें पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, एक तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा और एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अभी हम लोग जो ऑटोगेमी का पार्ट पढ़ रहे हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है, जहाँ पर आप लोग चैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस देख रहे हो। अगर आप क्लिस्टोगेमस में देखोगे तो क्लिस्टोगेमस कभी भी ओपन नहीं होता, हमेशा बंद फॉर्म में रहेगा। तो कभी भी जब ये ओपन नहीं होगा तो क्या कभी कोई चांसेस है कि यहाँ पर आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा? कभी कोई चांस ही नहीं बनता कि यहाँ पर कभी क्रॉस पॉलिनेशन हो। लेकिन हाँ, चैस्मोगेम्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। आगे देखेंगे, इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर आपको एंथर और स्टिग्मा दोनों काफी ज्यादा पास में देखने को मिलेंगे। व्हेन एंथर्स dehiscence in the flowers buds, pollen grains come in contact with the stigma। जब एंथर फटता है तब pollen grain जो होंगे वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं to effect pollination, और ये pollination को करते हैं। Thus clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen। अब कह रहा है जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कभी भी कोई चांस ही नहीं यहाँ पर क्रॉस पॉलिन करने का, क्रॉस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator। यहाँ पर हमें pollinator की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अगर pollinator नहीं भी होता है ना, तब भी Clistogamous flowers के अंदर आपको pollination की प्रोसेस होती हुई दिख जाएगी। Do you think that Clistogamous is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? कह रहा है ये जो हमारे पास में क्लिस्टोगेमस है इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताओ। तो एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो हमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आसानी से इजीली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं पॉलिन और स्टिग्मा, तो आसानी से यहाँ पर हमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर आप डिसएडवांटेज की बात करोगे तो बहुत बार लगातार कंटिन्यूअसली जब सेल्फ पॉलिनेशन कोई भी एक प्लांट करता रहता है, कोई भी एक फ्लावर करता रहता है, तो वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उस प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। ये इसका डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अगला हमारे पास में टाइप है पॉलिनेशन का, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीटोनोगैमी के नाम से जानते हैं। जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो भाई, प्लांट सेम ही है लेकिन फ्लावर अलग हो गया। 2 अलग अलग फ्लावर के
पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा आपस में फ्यूज्ड हो चुके हैं, उस प्रोसेस को हम लोग जीटोनोगेमी के नाम से जानते हैं। ऑल्दो जीटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, कह रहा है फंक्शनल, तो इसका ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हो, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जंप किया है। इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ जाती है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, लेकिन जेनेटिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैसा है, सिमिलर है, किसकी तरह, ऑटोगेमी की तरह। सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पॉलन ग्रेन देखने को मिल रहा है वो सेम प्लांट से ही देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि आपके पास में दो टाइप का, एक ऑटोगेमी और एक जीटोनोगेमी, दोनों ही टाइप जो हमें देखने को मिल रहा है ये सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल होंगे। अब जो आपके पास में लास्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीनोगेमी के नाम से जानते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा भाई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब यहाँ पर क्या करना होगा, कोई डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड कराना होगा। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, पॉलिनेटर की, और इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर देखेंगे दिस इज द ओनली टाइप, ये सिर्फ ऐसा टाइप है ऑफ पॉलिनेशन व्हिच इज ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, यहाँ पर आपको जेनेटिकली डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर आपको समराइज कर रहा हूँ पॉलिनेशन के बारे में। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा क्या था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हमारे पास में जो देखने को मिल रहा है, ये मेजरली इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करें। कौन कौन सा दो टाइप था हमारे पास में, एक टाइप तो हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला, एक टाइप हमें देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बोला मेजर दो पार्ट में डिवाइड करा, एक है क्रॉस पॉलिनेशन और एक कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइप देखने को मिलेगा, जो कौन सा है, जीनोगेमी। अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। अगर आप ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ऑटोगेमी के केस में आपको एक केस देखने को मिलता है जहां पर आपको कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो दो टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपको एक चैस्मोगैमस देखने को मिलेगा और एक क्लिस्टोगैमस देखने को मिलेगा। क्लिस्टोगैमस हमेशा क्लोज फॉर्म में रहता है, कभी भी वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता। जबकि चैस्मोगैमस जो हमारे पास में फ्लावर्स होते हैं वहां पर आपका जो स्टिग्मा और एंथर होता है वो ओपन फॉर्म होता है, एक्सपोज फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप जीनोगेमी की बात करोगे तो जीनोगेमी में एक केस बनता है ऐसा है कि यहाँ पर ये है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन यहाँ पर हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर सेम प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है। ऑटोगेमी में क्या था, सेम प्लांट सेम फ्लावर। अगर हम जीनोगेमी की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी में देखा आपने क्या, ऑटोगेमी में देखा सेम प्लांट, ऑटोगेमी में आपने देखा सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर। अगर आप जीटोनोगेमी की बात करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेम प्लांट आपको देखने को मिला और डिफरेंट फ्लावर था, डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, और एक केस आप लोगों ने देखा जीनोगेमी का, तो जीनोगेमी में आप लोगों ने क्या देखा, प्लांट भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है और डिफरेंट फ्लावर भी हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके का जो आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपको क्रॉस पॉलिनेशन, भाई एक्स है जीनोगेमी, ये खुद से ही क्रॉस बना रहा है, ध्यान रखने के लिए इतना भी काफी है भाई, ये एक्स बना रहा हो, ये भी तो एक तरीके का क्रॉस है, तो ये कौन सा पॉलिनेशन दिखा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे ये कौन सा पॉलिनेशन दिखा रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रहा है, ए जी सेल्फ पॉलिनेशन, एक्स है ये क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब आगे देखना जरा कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेटर में अपना रोल प्ले करते हैं। सारे एजेंट्स जो पॉलिनेटर की तरह बिहेव करते हैं उनके बारे में जान लिया जाए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आल्सो नोन एज पॉलिनेटर्स। प्लांट्स यूज्ड टू एबायोटिक और बायोटिक, मतलब एबायोटिक में कौन कौन आएगा, विंड है और वाटर है, ये एबायोटिक पॉलिनेटर कहलाते हैं। एंड बायोटिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन आता है, एनिमल्स हैं। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, दो टाइप के आपको एजेंट्स देखने को मिलते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में कौन है भाई, बायोटिक में एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप एबायोटिक की बात करोगे तो वाटर और विंड, ये दो एबायोटिक के फॉर्म में हमें पॉलिनेटर देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज्ड बायोटिक एजेंट, ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो बायोटिक एजेंट्स को ही यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स जो होगा वो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करता है, बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। अगर आप विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करा रहे हो तो बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा पाए। भाई हवा के साथ कोई पॉलन ग्रेन उड़ करके जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटी कि वो एक एक्यूरेट स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करेगा, तो कोई बहुत ही रेयरली चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, प्लांट को लार्ज अमाउंट में सैंपलिंग जो होती है वो रखना पड़ती है, लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन को बनाना होता है।
To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. ऐसा प्लांट जो विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस कराता है उसको लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना होता है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं कि एक्यूरेट जगह पर जो पॉलन ग्रेन है वो जाकर के रुक पाए और पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन जो विंड के थ्रू होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। अगर आप एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉमन हमें देखने को मिलता है वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट, अब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होगी अगर विंड पॉलिनेशन के थ्रू किसी भी फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन के थ्रू अगर आपको कहीं पर विंड पॉलिनेटर, अगर कहीं पर आपको विंड पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन जो होगा वो लाइट होना चाहिए और ये नॉन स्टिक होना चाहिए। लाइट है ताकि आसानी से हवा इसको उड़ा करके ले जा सके, और नॉन स्टिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा चिपकू नहीं होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स, ताकि आसानी से ये हवा के बहाव के साथ में उड़ के जा सके। दे ऑफन पॉसेस वेल एक्सपोज्ड स्टामिन। अब इनके जो फ्लावर्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो विंड पॉलिनेशन दिखाते हैं, इनका जो स्टामिन होगा वो एक्सपोज्ड फॉर्म होगा, ताकि खुले भी रहेंगे पॉलिन ग्रेन तो हवा का करंट आएगा और तेजी से वो उनको उड़ा करके ले जाएगा। सो दैट दे पॉलिन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स, ताकि आसानी से हवा के साथ ये फैल सके, दूसरी जगह पर जा सके। और इनका जो स्टिग्मा होगा वो फैदरी होना चाहिए। फैदरी स्टिग्मा का फायदा क्या होगा, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पाते होगे, ये फैदरी स्टिग्मा है। अगर हवा के साथ में कोई भी पॉलिन ग्रेन आया तो ये उसको ये आसानी से ग्रैब कर लेगा, आसानी से ये ट्रैप कर लेगा। टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलिन ग्रेन, ताकि आसानी से पॉलिन ग्रेन को ट्रैप किया जा सके। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। अभी हम लोग शुरू में क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो विंड पॉलिनेशन को शो करते हैं, इनके पॉलिन ग्रेन लार्ज अमाउंट में देखने को मिलते हैं, लार्ज अमाउंट में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ओव्यूल की बात करोगे तो सिर्फ सिंगल ओव्यूल होता है। अब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन ज्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि पॉलिन ग्रेन का कोई पता नहीं है कि हवा के साथ में एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच पाए या फिर ना पहुंच पाए, इस वजह से ज्यादा नंबर में पॉलिन ग्रेन बनाना होते हैं। आगे देखेंगे each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence, a familiar example। अब यहाँ पर आपको जो एग्जांपल देखने को मिल रहा है वो क्या है, कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन होगा। द टैसल्स यू सी are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap pollen grains। यहाँ पर आपको जो टेसल्स स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं दिखाया जा रहा, कह रहा है यहाँ पर सिर्फ इसलिए सारी चीजें देखने को मिल रही ताकि आसानी से ट्रैप किया जा सके पॉलन ग्रेन को। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, जो ग्रासेस होते हैं वहां पर भी आपको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो भाई एग्जांपल को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉर्न कॉब जो आपका होगा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन, और जो ग्रासेस होते हैं यहाँ पर भी आपको विंड पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है विंड के थ्रू, इनका आपको ध्यान रखना है, इनके पॉलिन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और इनका जो फ्लावर्स होते हैं यहाँ पर स्टैमिन एक्सपोज्ड फॉर्म में होना चाहिए, इनके जो स्टिग्मा वो फेदरी फॉर्म में होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो सिंगल फॉर्म में ओव्यूल होता है। तो यहाँ तक हम लोग विंड पॉलिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट अपना जो पैराग्राफ है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है किसका, वाटर का, कि भाई वाटर के थ्रू पॉलिनेशन किस तरीके से होता है ये भी हम लोग समझ जाते हैं। कैसे करके पॉलिनेशन होगा वाटर के थ्रू, पॉलिनेशन बाय वाटर। ध्यान से समझेंगे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन किस तरीके से हो रहा है, इट इज अ क्वाइट रेयर, ये बहुत ही कम होता है, कम ही प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड अबाउट 30 जनरा। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 30 जनरा है, लिमिटेड कंडीशन है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पॉलिनेशन जो होगा वाटर के थ्रू देखने को नहीं मिलता। मोस्टली कहां पर हमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में हमें देखने को मिलेगा। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट्स ग्रुप सच एज, और जो हम लोअर ग्रुप की बात करें तो एल्गी है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो वाटर करंट होता है उसी के साथ पॉलिन ग्रेन जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है। इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन के लिए और मेल गैमेट्स के लिए जो जरूरत होती है वो किसकी होती है, वाटर की जरूरत होती है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लिए। ये बात हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को अगर आपको ग्रो करना होता है, फर्टिलाइजेशन करना होता है, तो ये पानी को तलाशते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। ऐसा हमें शुरू में क्लासेस के अंदर, क्लास 11 के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। आगे देखेंगे सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, ऐसे एग्जांपल जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक आपके एग्जांपल दे रखा है, वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रेला हो गया, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कहां पर ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में। इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान रखना,
वेलेस्नेरिया और क्या है हाइड्रिला, ये दोनों कहां पर ग्रो करेंगे? फ्रेश वाटर में। सेवरेबल मैरीन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैरीन वाटर में भी अपने आप को ग्रो करते हैं, जैसे कि जोस्टेरा। जोस्टेरा सी ग्रासेस हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्या है? जोस्टेरा, ये सी ग्रास है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पानी के अंदर है लेकिन फिर भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायासिंथ की बात कर रहा है एंड वाटर लिली की बात कर रहा है। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली दोनों के नाम में वाटर है, लेकिन फिर भी ये वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, ये बात ध्यान रखने वाली है। वाटर नाम में लेकिन फिर भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करेंगे। द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। ये क्या करते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स ऊपर की तरफ सरफेस पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन होगा वो किसके थ्रू आएगा? या तो किसी इंसेक्ट के थ्रू आता है या फिर विंड के थ्रू होता है। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसा कि ज्यादातर जो जमीन के प्लांट्स होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, इन वेलेस्नेरिया द फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। कह रहा है वेलेस्नेरिया के केस में क्या होगा, जो इसका नीचे की तरफ आपको सरफेस देखने को मिलेगी वो अंदर की तरफ और धंस जाती है। एंड द मेल फ्लावर और पॉलिन ग्रेन, अब ये कह रहा है जो मेल फ्लावर या फिर पॉलिन ग्रेन जो होता है वो रिलीज किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर की सरफेस पर रिलीज कर दिया जाएगा। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, अब इनको एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर करंट के साथ में ले जाया जाता है। आगे देखेंगे, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। कह रहा है ये फीमेल फ्लावर के पास में इवेंचुअली पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड करेंगे और पॉलिनेशन हो जाता है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज, अगर हम और आगे देखें कुछ और भी जो आपको ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सी ग्रासेस की। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड, ये अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है इन वाटर एंड पॉलिन ग्रेन्स रिलीज जब किया जाएगा इनसाइड द वाटर, तब पानी के अंदर ही पॉलिन ग्रेन को रिलीज किया जाता है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इन वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया के केस में क्या होगा, फीमेल फ्लावर रीच अब द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर की सरफेस पर जो फीमेल फ्लावर होता है वो पहुंच जाता है विद द लॉन्ग स्टॉक, इसके पास में लॉन्ग स्टॉक होता है। एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलिन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पर जो मेल फ्लावर होगा वो पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर देता है। दे आर कैरीड पैसिवली, अब यहाँ पर क्या होगा, इनका जो पॉलिन ग्रेन होगा वो वाटर करंट के साथ में पैसिवली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इवेंचुअली पहुंच जाते हैं अपनी करेक्ट पोजीशन पर, मतलब स्टिग्मा पर, और इस वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। अब आगे देखेंगे कुछ और भी अदर ग्रुप हैं जो आपके वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सी ग्रासेस की बात करें, सी ग्रास में हमने अभी पढ़ा था, जोस्टेरा की बात कर रहे हैं। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, फीमेल का जो फ्लावर होता है वो पानी के अंदर ही धसा हुआ रहता है। एंड पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, और ऐसे में क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन है वो पानी के अंदर ही रिलीज किया जाता है। पॉलिन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक, और इस तरीके का जो आपके इस तरीके के आपके जो भी प्लांट्स होते हैं उनका जो पॉलिन ग्रेन होगा वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और ये भी पानी के अंदर पैसिवली फ्लो करते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, कुछ स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पॉलिन ग्रेन जितने भी पानी के अंदर छोड़े जाते हैं, पॉलिन ग्रेन जितने भी पानी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? भाई बहुत ही सिंपल सा रीजन है, अगर आप लोग देख रहे हो बायोटिक आपके पॉलिनेटर्स होते हैं और ए बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक का मतलब है ये जिंदा है, लिविंग, ठीक है, और ये कैसे हैं, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग जो होता है वो लालची होता है भाई, नॉन लिविंग को लालच की थोड़ी ना जरूरत होती है, वो तो बस बिना वजह अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पर वही आपका एग्जांपल हो जाएगा कि आपके जितने भी विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वहां पर आपके जितने भी प्लांट्स विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, उनको कोई नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। विंड और जो हमारा वाटर होता है वो खूबसूरती देख करके, नेक्टर को सोच करके इस वजह से पॉलिनेशन नहीं करेगा, वो तो अपने बहाव के साथ जा रहा है, साथ ही साथ में पॉलिनेशन भी हो जाएगा। हवा भी अपने आप से कंटिन्यूअसली चल रही है, साथ ही साथ में पॉलिनेशन भी हो जाएगा। लेकिन अगर बायोटिक पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर अगर हनी बी की ही हम एग्जांपल लें,
हनी बी का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हनी बी जो है वो फूलों पर बार बार विजिट क्यों करती है, क्योंकि उसको नेक्टर मिलता है। उस नेक्टर से वो क्या बनाती है, शहद बनाती है। अगर इसको नेक्टर ना मिले, अगर इसको लालच ना दिया जाए, तो क्या ये बार बार विजिट करेगा? नहीं करेगा भाई। इसी वजह से जितने भी लिविंग होते हैं वो लालची हैं, और लालच होने की वजह से ये बदले में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, किसी भी फ्लावर के पास में आ रहा है, फ्लावर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसकी खूबसूरती को देख करके उसकी तरफ बढ़ा, उसकी सुगंध को देख करके उसकी तरफ बढ़ा, उसके बदले में उसको नेक्टर मिल रहा है, उसको देख करके उसकी तरफ बढ़ा। या और इस वजह से फ्लावर को फायदा क्या हुआ कि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को इजीली करवा पाता है इन जितने भी बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं उन सभी से। तो ये हमारे पास में इसका रीजन था कि भाई ए बायोटिक में जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग लालची नहीं होते।